ऑडियो वीडियो के बारे में बता दीजिए जरा। क्लियर है या नहीं है? तो आज की हमारी स्पेशल क्लास, नाम भी स्पेशल क्लास है और है भी स्पेशल। जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है, आखिरी पड़ाव। एग्जाम की डेट बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। अब आज 15 तारीख हो चुकी है और अब वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब आपके एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे। तो ऐसे में जो भी आपके दिमाग में इस समय पर बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मैं जानता हूँ उन सब चीज़ों को, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा होता है, फॉर्म भरने के 10, 15, 20 दिन, मतलब जब एग्जाम होने वाला है 15, 20 दिन बाद एग्जाम आपका होने वाला है, इस सिचुएशन में आपके दिमाग में ऐसे बार बार ख्याल आ रहे होंगे कि क्या होगा एग्जाम में, मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे प्रैक्टिस में मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या करूँ। बहुत सारा प्रेशर है। किशोर, अर्चना, पुष्पेंद्र, प्रीति, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तो इन्हीं सब सवालों के क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या होंगे ही होंगे, ये कोई डेफिनेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल होता है। एडमिट कार्ड आ गए, चलो बढ़िया है, बधाई हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मौमिता ने बताया भी। ठीक है, तो इसी आखिरी पड़ाव के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या अब आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए अक्टूबर 2021 में जेआरएफ लेने के लिए? तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, उसके बाद फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज जो भी ये सोच रहे हैं कि पीवाईक्यूज होंगे, तो पीवाईक्यूज आज नहीं होने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यूज करने हैं तो आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा। मैं पीवाईक्यूज आज नहीं करूंगा। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में सवालात उठ रहे हैं, उनसे आप कैसे निजात पाएंगे और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। वैसे अप्रोच जो है हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक जनरल बात मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, आपका जैसा काम करने का तरीका है, जो आपका टेम्परामेंट है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक जनरल अप्रोच तो सबकी सेम रहती है। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, ये जो क्लास है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम क्योंकि पास में है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब एग्जाम आपका नजदीक है, तो इस समय पर ये जो क्लास है, इसके दो तरीके हो सकते हैं कि दो तरीकों से मैं इसको आपके सामने रख सकता हूँ अपनी बात को। नंबर एक, कि मैं आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल पंप कर दूं। पंप करने का मतलब यह है कि आपको बहुत मोटिवेट करना और ऐसी ऐसी बातें बोलना जिससे कि आपके अंदर आग जैसी 10 मिनट के लिए पैदा हो जाए। होते ना, ऐसी बातें होती हैं, तुम तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो अरे तुम ये हो, तुम वो, तुम 30 मार खाओ। एक तो ऐसी बातें करना। दूसरा, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताना। क्योंकि जो समस्या है, समस्या का समाधान तभी होगा क्योंकि जब आपके पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। हाँ किशोर, ठीक है, अच्छी बात है। अभी मेरी बात सुन लो। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको एकदम मोटिवेशनल क्लास की तरह बना दूं, वो भी मैं कर सकता हूँ। आपको ऐसी ऐसी बातें बोल दूंगा, आप अभी जाके कल सुबह तक उठोगे नहीं, पढ़ने से खाना पीना भी नहीं खाओगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इस प्रकार की क्लासेस होती हैं मोटिवेशनल, मोटिवेशन अगर आपके अंदर से आए तो ज्यादा ठीक है। मैं जबरदस्ती बार बार आपको फ्यूल की तरह दे रहा हूँ, तो वो, मान लीजिए एक दिन फ्यूल खत्म हो गया, मैंने आपको फ्यूल नहीं दिया, तो आप तो बस वहीं पर रह जाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म होता है।
और ऐसा होता है बहुत जगह पर कि एग्जाम के लिए आपको लास्ट टाइम में 1-2 दिन पहले खूब मोटिवेट किया जाता है, जाओ जैसे साइकिल में पंप भरते नहीं हो, तो पंप भरे जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, और ताकि आप गुब्बारे की तरह एग्जाम हॉल में जाके फट सकें। है ना? हाँ वो ठीक है, वो 1-2 दिन पहले के लिए ठीक है, लेकिन अभी आपके पास समय है, तो उस समय के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल बातें आपके गले से ना नीचे ना उतरे। कारण क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकल बात को हजम कर पाना, सच बात को हजम कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं वही बात करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात ही करता हूँ। मुझे हवाई बातें पसंद नहीं है और ना ही मैं करता हूँ। ओके, तो अब आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे शुरुआत में 2 बात कहूँ, मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। जैसा स्टेटमेंट मैं पहले बोलूंगा, आप पूरी क्लास, साइकोलॉजी ऐसी होती है इंसान की, वो वैसे ही सोचने लगता है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बोलने के बाद बताऊंगा। गुड मॉर्निंग गोदावरी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए तो फिर हम शुरू करें, जल्द से जल्द आया करें। आपको पता है विद इन 5 मिनट में क्लास शुरू कर देता हूँ, तो फिर आप ज्वाइन कर लिया करें सभी। और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम सभी को। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अब चिंता मत करो गुड मॉर्निंग की, मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोल दिया एक बार में। ठीक है, बस आके आराम से ज्वाइन करो और मेरी बात सुनो। अब जैसे देखिए, आप क्लास में भी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। पहला ये कि मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, आपको बहुत सारी चीजें पता है, बस मैं उनको दोबारा से इकट्ठा करके एक साथ आपके सामने रख रहा हूँ। और ज्यादा कुछ इस क्लास में नया नहीं होने वाला है ऐसा कि आपको एग्जाम में आप 100% कर ही लोगे, 100% एग्जाम आपका पास हो ही जाएगा, जेआरएफ हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत खास नहीं होने वाला है। जो सारी चीजें आपको पता है वो एक साथ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो ये तरीका, मैं आपसे एक बात ये। दूसरा, दूसरी बात मैं ये कहूँ कि आज आपको इस क्लास में ऐसी बात पता लगेगी जो आज से पहले आपने सुनी ही नहीं होगी। ठीक है, और इन चीजों को अगर आपने अप्लाई कर लिया तो 100% गारंटी है कि आप इस बार अक्टूबर 2021 में जेआरएफ लेके ही रहोगे। जेआरएफ आपका होगा ही होगा। दूसरी बात ये हो सकती है, गुड मॉर्निंग अजय। तो इन 2 स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? जब मैं दूसरा स्टेटमेंट बोलता हूं तो आपको अच्छा लगता है ना? जो दूसरा वाला स्टेटमेंट मैंने बोला कि आपका हो ही जाएगा जेआरएफ इस समय पर, बस आप मेरी इन बात पे फोकस कर लो, ये जो 4-5 पॉइंट में आगे बताऊंगा। तो आपका दिमाग एकदम एक्टिवेट हो जाएगा उस बात को ढूंढने के लिए, कहाँ पर वो बात मिलेगी, कहाँ पर वो बात मिलेगी। जरा सा आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा तो आप सोचोगे आहा, आज तो अच्छी नींद आएगी। आपको कुछ ऐसी बात पता लग गई जिससे आपका भविष्य अब उज्जवल है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे दिमाग की साइकोलॉजी ऐसी होती है। हम एक बार जिस चीज को सुन लेते हैं, जैसे आपने किसी से सुना कि मुझे एग्जाम आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, भूलते जा रही हूँ, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही है। वो सोचने लगेगा, उस बात को छोड़ेगा नहीं, घूम दिमाग में घूमता रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। मैं भी तो कहीं नहीं भूल रहा हूँ। असल में आप भूलते नहीं हो। एग्जाम टाइम में, एग्जाम के प्रेशर में, लास्ट टाइम में ऐसा होता है सबके साथ। मेरे साथ भी ऐसे होता था, मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं सब भूल रहा हूँ। तो मैं क्या करता था उसके लिए? मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता था। अगर आप सब कुछ भूल रहे हो तो आपके पीवाईक्यूज में मार्क्स बहुत बुरे आने चाहिए, है ना? यही तो मतलब है, सिंपल। अगर लॉजिकली अगर हम देखें, अगर आप सब कुछ भूल रहे हो तो मतलब है कि आपके पीवाईक्यूज में मार्क्स बहुत बुरे आने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होता है। पहले से जितने मार्क्स आते थे उससे अब बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे आते हैं। तो इसका मतलब है आप भूल नहीं रहे हो। वो क्या है? एग्जाम का प्रेशर है। और किसी ने आपके सामने ऐसा बोला है क्लास में, फ्रेंड्स में, घर के आसपास, अड़ोस पड़ोस, कि मैं सब भूल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, या भूल रही हूँ, कहीं से आपने सुन लिया, वो बीज आपके दिमाग में घर कर गया है कि हाँ मैं सब भूल रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ये 2 स्टेटमेंट बोले थे ना कि आपको ऐसा कुछ खास नया नहीं मिलने वाला है, तो आपका दिमाग पता है क्या, रिलैक्स हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा कि हाँ क्लास में अब कोई खास बात भी होने वाली है, तो सुन लेते हैं, 1 घंटा आए हैं तो बैठे हैं। और कुछ एक आध पॉइंट मिल जाएगा तो कहेंगे हाँ ठीक है, मिला था, अच्छा है, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पॉइंट बोल के अगर मैं शुरुआत करूंगा कि आज तो इस क्लास में ताबड़तोड़
बातें होने वाली हैं और ऐसी बात आपको पता लगी कि जेआरएफ निश्चित है, तो एक पॉइंट भी पता लगेगा, आप कहोगे वाह आज तो जीवन सफल हो गया। ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है इसके पीछे। जैसा बोल के शुरू किया जा रहा है वैसे ही आपको आगे फील हो रहा है। किसी ने आपके सामने बोल दिया कि आप सब भूल रहे हो, वो भूल रहा है, तो आपको भी ऐसा लगेगा भूल रहा है। वो बोलेगा कि मुझे कोई ऐसा सोर्स है, एक हुलुलु द्वीप है, वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि इस बार एग्जाम पेपर बहुत टफ आने वाला है। आपको भी कहाँ से पता लगा? कहेगा हुलुलु द्वीप से मुझे इंफॉर्मेशन आई है। तो आप उसकी बात पे यकीन कर लोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे ये हुलुलु द्वीप कहाँ है, कौन है वहां पे, क्या वहां पर आपने गुप्तचर छोड़े हुए हैं, एनटीए से उनका कनेक्शन है, क्या है कैसा है, वो कुछ नहीं। बस एक बात सुननी है कि ये टफ आने वाला एग्जाम। अरे टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, कोई आपके लिए आएगा बताओ? क्या एनटीए आपके खिलाफ साजिश कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी कायनात आपके खिलाफ साजिश कर रही है। कुछ नहीं होने वाला ऐसा। टफ होगा सबके लिए होगा, टफ नहीं होगा सबके लिए नहीं होगा। अगर टफ होगा तो अच्छा है, जो थोड़े बहुत 2-4 यूनिट प्रिपेयर करके गए थे वो पीछे हो जाएंगे, आप आगे चले जाओगे। ठीक है। अगर टफ आएगा तो जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी, टफ नहीं आएगा तो कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। सिंपल सा मतलब है, और कोई है ही नहीं इसमें, डरने वाली बात ही नहीं। गुड मॉर्निंग विभा, है ना? तो ये दो स्टेटमेंट बोल करके आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी, जो भी है साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान का मामला है। इसी इसी चीज में, इसी संदर्भ में मेरे को एक शेर याद आ रहा है। किसी बड़े शायर ने कहा था, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है वो हम ही से निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके जो पाँव में कांटा है जेआरएफ का, वो आपसे ही निकलेगा और उसको निकाल के जेब में आप ही रखोगे। मेरा काम बस इतना है कि मैं आपको एक सही डायरेक्शन बता दूंगा, उस पर फोकस करो। कोई आपको जेआरएफ नहीं दिलवा सकता जब तक कि आप खुद मेहनत ना करो, कोई भी नहीं। अगर मेरा कोई रेफरल कोड भी इस्तेमाल करता है, मेरी कोई क्लास में ज्वाइन करता है, मैं उसको पहले बोल देता हूँ देखो खुद मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। आप दुनिया के किसी कोर्स में जाके ज्वाइन कर लो, कहीं पे भी जाके ज्वाइन हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप खुद मेहनत ना करो। आपको जेआरएफ चाहिए, मुझसे मत कहो कि दिलवा दो, किसी टीचर से मत कहो दिलवा दो। आप मेहनत करो, मिलेगा। नहीं करोगे नहीं मिलेगा। अब हाँ, क्या लास्ट में स्टेप आपके पास होने चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। गुड मॉर्निंग मंगल, ठीक है ना? तो उन चीजों को आप अगर आप ध्यान में रखोगे तो सिंपल सी वही बात है, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशीन से निकलेगा, आपके पाँव का कांटा है आप ही से निकलेगा। ठीक। इनमें कुछ जनरल बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं आपके एक एक करके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता जाऊंगा। अगर किसी के कोई इसके अलावा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कि आपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया, एक बार हमें इस बारे में बता दो। ठीक है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपके इन दिनों मेरे पास आए हैं उनका समाधान मैं दे ही दूंगा। ठीक है। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले देखो, जब एग्जाम इतने नजदीक है, आपके पास अब 1 महीना भी नहीं बचा है, 1 महीने से भी कम समय है। ठीक है। चलो हम अज्यूम कर देते हैं कि आपके पास 25 दिन है, 25 डेज। ओके, तो इन 25 डेज को आपको कैसे करके यूटिलाइज करना है? तो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको इस बार आपने 10 के 10 यूनिट पढ़ी हैं, तो अब आपको आगे क्या काम करना चाहिए? एक चीज तो ये है कि सिलेबस हर किसी को ऐसा लगता है कि उसका कभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो प्लस पर है, चाहे हो भी गया हो, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि उसका सिलेबस पूरा ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो सबको लगता है कि उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कर देना या किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा कर देना वो आसान बात नहीं है। ठीक है। ये जो 10 यूनिट है, ये तो सिलेबस के अंदर है, ज्योग्राफी इसके बियॉन्ड है। और सवाल कहीं से भी आ सकता है, मतलब एक रिसर्च पेपर से आ सकता है, इसी से लिंक होता हुआ किसी दूसरे टॉपिक से पूछ सकते हैं। आपको उतना नहीं करना। आपका टारगेट क्या है? 80 क्वेश्चन हो जाए, इससे प्लस अगर होते हैं तो वो आपके बेनिफिट है। इतने क्वेश्चन आपके लिए होने चाहिए। एग्जाम में क्या होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अगर सही हो गए तो आपकी किस्मत, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं। ये 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हर बार आते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। तो अभी से दिमाग में सोच के जाओ। जैसे पिछले साल अगर आप देखो तो एक जापान का परिवार रजिस्टर पूछ लिया गया, फैमिली रजिस्टर का नाम क्या है बताओ। अब ये कोई सोच पाएगा कि ये सवाल भी पूछ लेगा?
ऐसे ही बहुत सारे सवाल आते हैं, 10 से 15 सवाल ऐसे होंगे ग्लोबलाइजेशन पे पूछ लिया सवाल, जिस पे किसी का फोकस नहीं रहता है। ऐसे सवाल आते हैं, उनका अपने आप दिमाग को बताओ कि हाँ ये सवाल आएगा, मुझे पैनिक नहीं करना है उस समय पर। जैसे ही ऐसा सवाल आए, दिमाग में सोचो मैंने क्या बताया था आपको, खुश हो जाओ कि हाँ ठीक है ये वाले 10-15 सवाल आ गए हैं, अब इसके बाद जो सवाल होंगे ये 80 वाले सवाल, ये मुझे करने हैं, मुझे इन पे फोकस नहीं करना है, मुझे फोकस इन पे करना है। क्योंकि आपको जेआरएफ ये 15-20 सवाल नहीं दिलाने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि ये 15-20 सवाल करके आपको जेआरएफ मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, जेआरएफ का नेट भी नहीं मिलने वाला। 15-20 सवाल करके क्या होगा, ये 80 सवाल पे फोकस करना है। और ज्यादातर स्टूडेंट की ना यही प्रॉब्लम होती है एग्जाम में जाके, वो इन 15 से 20 सवाल पे फोकस करते हैं, इनको भूल जाते हैं और बाहर आके भी इन्हीं के लिए रोते हैं, इनके लिए कुछ नहीं। 80 सवाल तो इजी टू मॉडरेट थे, उनको क्यों नहीं किया, ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए, इस समय पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, वो है रिवीजन। 2 काम आपको करने हैं बस इस समय पर, सिर्फ और सिर्फ 2 काम, सिर्फ और सिर्फ 2 काम। नंबर 1 रिवीजन, और नंबर 2 प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, रुको अभी मेरी बात सुनो। नंबर 1 रिवीजन और दूसरा नंबर 2 प्रैक्टिस। इसके अलावा कोई तीसरा काम आपको नहीं करना है। अब ये रिवीजन और प्रैक्टिस आप क्लास में आके भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। जो खुद से पढ़ते हैं वो भी अच्छी बात है, जो क्लास में आके करते हैं वो भी अच्छी बात है। दोनों तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे आके रिवीजन करोगे तो एक आध एक्स्ट्रा चीज मिल जाएगी, प्रैक्टिस करोगे। देखो इसीलिए मैं रिवीजन कोर्स मेरा लॉन्च हो रखा है, प्रैक्टिस कोर्स है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आजकल प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही फोकस कर रहा हूँ। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस समय पे आपको न्यू टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो एकदम घातक है। न्यू टॉपिक्स आपको बिल्कुल छूने नहीं, ठीक है, इनको छूना बंद कर दो। बिल्कुल भी, चाहे कंप्लीट है सिलेबस, चाहे कंप्लीट सिलेबस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको नए टॉपिक इस बार अब पढ़ने नहीं है, बंद कर देना है एकदम। तो आप कहोगे कि सिलेबस पूरा ही नहीं, तो क्या इससे फायदा क्या है। सिलेबस पूरा नहीं है, कैसे करके एग्जाम में जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सिलेबस पूरा होना चाहिए, मैं कहूंगा हाँ मैंने कहा था, लेकिन आपका जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, आप सोच रहे हो कि मैं और कवर कर लूं और कवर कर लूं और कवर कर लूं, रिवीजन किया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, तो जितना है उसको भी अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। केवल नोट्स मेकिंग में लगे रहोगे, नए टॉपिक्स को कवर करने में लगे रहोगे, और जितना सिलेबस कवर किया था वो भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एग्जाम के 4 दिन पहले, मान लीजिए एग्जाम जिस डेट को है उसके 4 दिन पहले आपने सिलेबस कवर कर भी लिया, 100% सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन आपको याद सिर्फ 25% है, सिर्फ आपको इतना ही याद है। आपको इस बात से तो नहीं फर्क पड़ेगा ना एग्जाम में कि कितना आपने सिलेबस कवर किया है, कितने के नोट्स बनाए हैं। आपने सिलेबस पूरा कवर कर दिया, 100% नोट्स बना लिए, सभी पूरे टॉपिक्स के जितने भी दिए हैं, लेकिन आपके दिमाग में नहीं है। दिमाग में आपके केवल 25% है, उसके लिए भी थोड़ा और टाइम लगेगा, है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके 70% सिलेबस कवर है, 30% वो नहीं कवर कर पाया, ओके, लेकिन उसको याद 70 का 70% है, जितना उसने टॉपिक कवर किया है उसको उतना याद है। अब आप बताओ मुझे इनमें से कौन सही है। ये तो बोलेगा अरे तूने 100% नहीं कवर किया, देख मेरे 100% सिलेबस कवर है, मेरे सारे नोट्स बन गए। पूछा याद कितना है, 25% है, 30% है, फायदा क्या है। इसने सिर्फ 70% कवर किया, 70 का 70 उसके दिमाग में है। नोट्स मत दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एग्जाम में आपके साथ नोट्स नहीं जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ एग्जाम में नोट्स जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ आपका दिमाग ही जाएगा। तो उसको शार्प करो। वो शार्प कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, रिविजन से होगा। इस बात को सभी मानते हो कि हाँ 70% याद, कवर किया था, 70% याद है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि ये पास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 70% तो सिलेबस कवर किया है, उसी पर बेस्ड और सवाल आएंगे, तो कम से कम 80 क्वेश्चन ये कर ही लेगा और आराम से इसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये देखता रह जाएगा कि हाँ मैंने 100% सिलेबस कवर किया था, मेरा तो होना चाहिए। आपको याद तो नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नोट्स मेकिंग एकदम बंद करो और नए टॉपिक्स को पढ़ना एकदम बंद करो। चाहे आपका सिलेबस 50% कवर है, चाहे 30% कवर है, जितना भी है,
उसको बस प्रैक्टिस करो, ना सिर्फ ज्योग्राफी में बल्कि पेपर 1 में भी आपको यही काम करना है। जो बातें मैं आपको पेपर 2 के लिए बता रहा हूँ उसको हर एक पेपर 1 में भी अप्लाई करना है। ऐसा नहीं उसका कुछ अलग से स्ट्रेटेजी होगी, स्ट्रेटेजी सबकी सेम होती है। हमारा सोचना ये गलत होता है एकदम कि पेपर 1 के लिए अलग होगी, पेपर 2 के लिए अलग होगी। पेपर 1 पेपर 2 तो छोड़ो, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही स्ट्रेटेजी होती है, बस कंटेंट अलग अलग होता है। तो नए टॉपिक आपको पढ़ना इस समय बंद कर देना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। अब आप कहोगे कि रिवीजन प्रैक्टिस कब करें, सारा दिन तो क्लास करने में निकल जाता है। मुझे आपने वो अपना टाइम टेबल भी सेंड किया है, उस टाइम टेबल को देख के तो मैं घबरा गया था, प्रभु ये टाइम टेबल आप कैसे करके फॉलो कर रहे हो। तो मेरी बात सुनो, आप सुबह सुबह मेरे साथ क्लास करते हो, आपका मेन टारगेट क्या है, किसमें आपका ज्यादा अच्छा स्कोर है। आपका या तो पेपर 1 अच्छा हो सकता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, या तो पेपर 2 आपका ज्यादा अच्छा हो सकता है ना। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, या तो वो पेपर 1 के बेस पे जेआरएफ ले रहे हैं, या तो वो पेपर 2 के बेस पे जेआरएफ ले रहे हैं। अब आपको चूज करना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। ऐसा ही होता है, नॉर्मली यही स्टूडेंट होते हैं। वो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनके पेपर 1 पेपर 2 दोनों इक्वल हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, पेपर 1 भी पेपर 2 भी। मैं ज्यादातर यही समझ रहा हूँ कि आपका या तो पेपर 1 होगा इजी, ज्यादा स्ट्रांग होगा, या फिर ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब मेरे साथ जो जुड़े हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर 2 ज्यादा उनका स्ट्रांग है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, और ऐसा होता भी है। पेपर 1 जिनका ज्यादा स्ट्रांग हो वो कम होते हैं। ये केस उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका सब्जेक्ट या तो बैकग्राउंड नहीं था उनका, है ना, या फिर ऐसा सब्जेक्ट है रेयर जो ना ही उसका मटेरियल ज्यादा अवेलेबल है और ना ही वो इतना ज्यादा इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटीज में ज्यादा पढ़ाया जाता है। ऐसा कोई सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा होगा कि या तो वो बहुत टफ सब्जेक्ट है कोई, तो उसको पेपर 1 पे बेस पे वो जेआरएफ ले रहा होगा। लेकिन ज्योग्राफी आप पहले से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपने बीए में कर लिया तो आराम से आप जेआरएफ कर सकते हो। तो पेपर 2 के बेस पे अगर आप जेआरएफ ले रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि देखो, जैसे अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं, रिवीजन यहाँ पे करते हैं, आप बोलते हो कि मुझे समय नहीं बचता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब ऐसा करोगे ही, ऐसा जरूरी नहीं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ। सुबह क्लास हम करते हैं, जैसे प्लस पर आप करते हो, हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन ही तो करते हैं। इवनिंग में हम क्लास करते हैं, क्या करते हैं, रिवीजन ही करते हैं। और मॉर्निंग में ये प्लस क्लास, स्पेशल क्लास होती है, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका प्रैक्टिस और रिवीजन तो हो ही रहा है। कैसे करके आप कहते हो कि आपका रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आके आप रिवीजन कर रहे हो, ध्यान से लगा करके सुनते रहो। प्रैक्टिस हो रही है आपके यहाँ पर, रिवीजन हो रहा है, दोनों चीज यहाँ पर होगी। अब ये कितने घंटे हो गए दिन के, 1.5 और 1.5 3 और एक ये 4, ये आपके हो गए 4 घंटे। करेक्ट है, आपने 4 घंटे यहाँ निकाले। इसके अलावा पेपर वन पे भी आपको फोकस करना है। मान लीजिए 2 घंटा आप पेपर 1 की क्लास को दे रहे हो, कोई भी आप क्लास कर रहे हो, 2 घंटा आप यहाँ पर दे रहे हो, प्लस पेपर 1 के लिए 2 घंटे हो गए, बहुत है। इसका 50% 2 घंटा हो गए, कितना, 6 घंटे आपके हो गए हैं। अब क्या सिर्फ एग्जाम टाइम पे 6 ही घंटे पढ़ोगे, ये तो नॉर्मल डेज का बात है। 6 घंटे, और 6 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटा अगर मैं सुबह पढ़ूं, 2 घंटा दोपहर में, 2 घंटा शाम को, क्या है, ये तो नॉर्मल है। एग्जाम आपके 20-25 दिन बाद है, इस समय पे आपको अपने आवर्स बढ़ाने चाहिए। इस समय पर अगर आपको 8 घंटे, इवन 10 घंटे भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जा सकते हो। और 20-25 दिन आपका दिमाग इसको झेल सकता है, ऐसा नहीं कि आप एकदम कुंद हो जाओगे। लेकिन कब, जब सही स्ट्रेटेजी से काम करोगे। 2 घंटा सुबह पढ़ रहे हैं, दोपहर में पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, रिविजन ही हो रहा है ये। ऐसी क्लास मत लो जिसमें डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, डिटेल पढ़ने का समय नहीं है। इसीलिए इवनिंग की क्लास में मैं बस रिविजन करा रहा हूँ। वहां पे मैं डिटेल में पढ़ा सकता हूँ इंडियन ज्योग्राफी कोर्स में, लेकिन हम वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन करते हैं। कारण क्या है, ताकि आपका रिविजन होता रहे, प्रैक्टिस होते रहे, इस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है। ये 6 घंटे आपके हो गए। बाकी की जो समय बचा है, दिन में क्या 6 ही घंटे पढ़ोगे, बाकी का जो समय बचा है उसमें खुद से भी रिवीजन करो, खुद से रिवीजन करो, खुद से प्रैक्टिस करो। बाकी का मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप 3 घंटे और दे रहे हैं, खुद से पढ़ने में नींद आने लगती है। देखो अभी नींद आ रही है आपको, ऐसी बात मत करो कि नींद आने लगी है, नींद आने का सवाल मत करो। नींद कैसे करके आ रही है मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो उस पर मैं आता हूँ। चलो ठीक है, नींद भी आती है तो पढ़ने में तो हर किसी को नींद आती है। पढ़ने में तो बच्चों बच्चों अच्छे अच्छे बच्चों को नींद आ जाती है। जो घर में सबसे निहायती शैतान बच्चा होगा ना, उसको भी बुलाना है, ऐसे कहना इधर आओ,
बहुत शैतानी कर रहा है, और उसे उसके हाथ में एक कॉपी दे देना, उसको भी नींद आ जाएगी। किसी रात आपको नींद नहीं आ रही होगी तो पढ़ाई तो ऐसी दवा है, एक किताब अपने हाथ में पकड़ लो, थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी। नींद तो सबको आती है, किताब हाथ में लेते नींद सबको आ जाती है, ऐसा मत सोचो किसी को नहीं आती होगी। उसका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखो ये 6 घंटे हो गए आपके। देखो देखो, 6 घंटे हो गए। इसके बाद आप 3 घंटे और पढ़ सकते हो। 3 घंटे और पढ़ना कोई बड़ी बात तो नहीं होगी, 6 और 3 9 घंटे हो जाएंगे। घंटे देखकर मत करो इस समय पर, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर एग्जाम में 2 क्वेश्चन से भी आपका एग्जाम रुक गया, 2 क्वेश्चन से भी, तो इतना दुख होगा कि शायद मैं 2 घंटा 1 घंटा और पढ़ लेता तो अच्छा हो जाता। करेक्ट है ना? इस लालसा में ये अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो, कोई कसर मत छोड़ो, जितना कर सकते हो उतना एफर्ट लगा दो। नींद आ रही है, पानी मारो मुंह पे, फिर भी नहीं जा रहा है, ठंडा पानी डाल दो एकदम, फ्रिज से निकालो पानी और ठंडा पानी अपने ऊपर डाल दो, फ्रिज के पानी से नहा जाओ। ऐसा करना हुआ था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो चलो बीमार पड़ गए मुझसे कहोगे फिर। ठीक है, तो 3 घंटा आप और पढ़ सकते हो। इस 3 घंटे में आप क्या करोगे? इस 3 घंटे में आप रिवीजन करोगे और प्रैक्टिस करोगे। 2 घंटा अपने पेपर 1 पेपर 2 को दो, और हमेशा 50%, जितना टाइम आप पेपर 1 पेपर 2 को देते हो ना, उसका आधा टाइम पेपर 1 को दिया करो, जस्ट 50%। 2 घंटा पेपर 2 दिया और 2 घंटे 1 घंटा पेपर 1 को, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दो। सिस्टमेटिकली एकदम अपना दिमाग सही तरीके से फ्रेम करोगे तो कर पाओगे, वरना दिमाग कुंद हो जाएगा। अब इस 3 घंटे में कैसे करके करना है, यहाँ तो आपने प्रैक्टिस और रिवीजन कर लिया है। इसमें 2 दिन आप ऐसा कर सकते हो कि रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। समझ रहे? जैसे आपने 2 दिन खुद से रिवीजन किया, तीसरे दिन आपका टेस्ट है, 2 दिन रिवीजन, तीसरे दिन टेस्ट, 2 दिन रिवीजन खुद से, तीसरे दिन टेस्ट। यहाँ पर जो प्रैक्टिस होती है वो अलग चीज है, आपको खुद से टाइमर लगा के पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करना है। ये 2 दिन बाद होगा, फिर धीरे धीरे जैसा एग्जाम नजदीक आएगा तो वो एक एक दिन के गैप पे होने लगेगा। जैसे एक दिन रिवीजन, एक दिन पूरा टेस्ट, एक दिन रिवीजन, एक दिन टेस्ट, एक दिन रिवीजन, एक दिन टेस्ट। अब जिस दिन टेस्ट हो रहा होगा, पूरे दिन भर तो टेस्ट नहीं दोगे अपना खुद से, ऐसा तो नहीं होगा। बाकी का जो समय बचा उसको रिवीजन में लगाओ। जहां भी थोड़ा भी समय बचता है आपके पास, क्लास में से कहीं थोड़ा समय बच गया, टेस्ट के बाद थोड़ा सा समय बच गया, ऐसा नहीं कि उसमें आराम कर लिया, बिस्तर पे गए और लेट गए, नहीं, रिवीजन करो उसको। अब ये जो समय बच रहा है ना, उसमें रिवीजन करना है। अब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ आपसे, जरूरी नहीं कि आप सभी दिन में पढ़ते होंगे, जरूरी नहीं कि सबके सब रात में पढ़ते होंगे। कुछ निशाचर होंगे और कुछ दिन में प्रकृति वाले, मुर्गा प्रकृति वाले होंगे, तो सुबह सुबह पढ़ते होंगे और कुछ रात में पढ़ते होंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो, दोनों तरीके के होंगे। लेकिन एग्जाम आपका रात में होने वाला है, ऐसी कोई न्यूज आई है? एग्जाम रात में होने वाला है? कहीं हुले दुल से पता लगाओ, एग्जाम कब होने वाला है? दिन में होने वाला है ना। तो जो रात की प्रकृति वाले इंसान है ना, वो धीरे धीरे करके अपना शेड्यूल ठीक कर लो अभी से, वरना दिन के समय में आपका दिमाग चलेगा नहीं। आपको आदत होगी रात में पढ़ने की, और रात में आपका दिमाग हो जाता है एक्टिवेट। हमारे बॉडी को ना आदत हो जाती है वैसी, हमारी साइकोलॉजी वैसी ही बन जाती है। दिन रात में पढ़ते हुए एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं, और दिन में सुस्त पड़े हुए हैं, ऐसे दिन में सोने की आदत है, ऐसे भी हो सकते हैं। जिस समय पर आपका एग्जाम होने वाला है, अभी से उस टाइम पर प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चन की। मान लीजिए आप सुबह के या फिर आप शाम के 5 बजे प्रैक्टिस करते हैं, शाम को या 4 बजे प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग उसी तरीके से ट्रेंड हो जाएगा, 4 बजे एकदम एक्टिवेट फील करता होगा। और मान लीजिए आपका पेपर होने वाला है सुबह की शिफ्ट में, 9 बजे की शिफ्ट में सुबह की, उस टाइम पे आपको क्या करने की आदत है? आपको नाश्ता करने की आदत है। नाश्ता किया, आराम से लेट गए, थोड़ी देर 10 15 20 मिनट लेट गए, आराम तो करते ही होंगे। तो 9 बजे आराम के, जैसे मेरी क्लास 9 बजे खत्म होती है, आप 9 बजे जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, थोड़ा आराम करते हो, आपको ये आदत है। क्या होगा फिर बताओ उस समय पर? तो आपका दिमाग वैसे ही सुस्ता रहा होगा, वहां पर भी एग्जाम में पूरे जितना पोटेंशियल है आपके दिमाग में उससे काम नहीं कर पा रहा होगा। तो ये शेड्यूल आपको ठीक करना है, समझे? तो ये इसीलिए अभी आपके पास 20 से 25 दिन है, और आपको पता है साइंटिफिकली 20 22 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी छूट जाती है। मेरा मानना है कि जल्दी भी लग जाती है, जल्दी भी छूट जाती है। मेरी आदत तो जल्दी लग जाती है, जल्दी छूट जाती है,
जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। हर इंसान अपने अपना इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। जिस भी मीटिंग में आपका पेपर है, चाहे फर्स्ट मीटिंग में है चाहे सेकंड मीटिंग में है, उस मीटिंग के हिसाब से रोज एक पेपर जरूर सॉल्व करना है। या फिर जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है उस मीटिंग में तो जरूर करना है। जैसे मान लो आज आप कोई पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, तो किसी भी टाइम करने से बजाय उस टाइम में सॉल्व करो, ताकि आदत हो। आदत बनेगी, एग्जाम में अच्छा रहेगा। बाकी सब जहां सुस्ता रहे होंगे, आपका दिमाग एक्टिवेट होगा। ये आपको यहाँ पर काम करना है। समझ में आ रहा है बात? मैं बाकी जो आगे आपकी बात है ना कि पढ़ते हुए नींद आ रही है, सुस्ती होती है, अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जाम का, किसी को लगता नहीं लेकिन आपको जरूर लगना चाहिए और ये परेशानी खासकर जो लड़कियां हैं उनके साथ ज्यादा होगी, और जो जिनकी शादी हो चुकी है उनके साथ हो गई होगी, उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम होगी। घर के काम काज, तो अभी इस समय पर देखो, घर के काम काज को बोल दो टाटा बाय बाय, और बिल्कुल से आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। घर के कामकाज कभी देखो खत्म नहीं होने वाले हैं, इस बात को कोई एड्रेस नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं कोई। लेकिन मैं आपको जरूर बोल रहा हूँ कि ये जो कामकाज है ना, ये जिंदगी भर है। इंसान खत्म हो जाता है, घर के कामकाज खत्म नहीं होते हैं। है ना? सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई नहीं है करने वाला, सिर्फ आप हो, आप बचे हो, तो ठीक है, तब तो करना ही पड़ेगा। देखो, हंस के या रो के करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सिर्फ आप ही बचे हो, लास्ट एक आप ही हो, अब अकेली उम्मीद आप ही पे सबकी आंखें ऐसे अब टिकी हुई हैं, अब यही करेगी जो है काम करेगी अगर उम्मीद है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा देखो बोलना भी पड़े तो बोलो कि अब समझ जाओ, घर वालों को समझाओ कैसे भी करके, और समझ जाएंगे। ऐसे तो क्या आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है नहीं समझे तो फिर तो, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली से घी निकालो है ना? आसान नहीं होता देखो हर चीज, लेकिन करना पड़ता है। अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो एक आम इंसान नहीं ले सकता, आम लड़की नहीं ले सकती। अगर आपको उस आम से खास में आना है, तो बिना आपने कुछ अलग किया नहीं, लेकिन फिर भी आप सबसे अलग हो। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, आपके आसपास, कम से कम आपके आसपास सब आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। देखो उन्होंने जेआरएफ किया है, उसने पढ़ाई की है, घर के काम काज भी देखे, तो उनको नहीं पता अंदर की बात कि आप घर के अंदर क्या करते हो, कैसे करके पढ़ाई करते हो, कितने कठिन आपने फैसले लिए हैं। कई बार बहुत ऐसे ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं बहुत सेल्फिश तो नहीं हो रही हूँ। या फिर लड़कों को भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं, हो सकता है मैं ज्यादा सेल्फिश हो रही हूँ, मैं बाकी किसी के बारे में सोचता नहीं हूँ, सोचते नहीं हूँ। लेकिन वो सही है, थोड़ा सोचो अपने बारे में। आज आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, कल कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। और यहाँ तो चाहे यहाँ क्या, किसी भी देश में लड़कियों को अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो पहले अपने बारे में सोचो। आप ज्यादा इमोशनल होके सोचोगे तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। इमोशनल होके मत सोचो इस समय पर, प्रैक्टिकल सोचो। आपका टाइम इस समय पे बहुत जरूरी है, और आपको काम काज जो है उनको थोड़ा सा टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा कि अभी तुम जाओ, घर में कोई और कर सकता है। कैसे भी करके समझाओ किसी को कि मेरा बहुत कम समय है, और मुझे इस समय पे प्रैक्टिस की, रिवीजन की, कुछ भी नहीं आप उस समय पे कर रहे होंगे तो अपने बॉडी को रिलैक्स तो दे रहे होंगे। मान लो आपने ये पूरा टाइम पीरियड अपना निकाला, 6 घंटे यहाँ, 3 घंटे यहाँ, और आपको 1 घंटा कोई बैठा हुआ दिख गया, घर वाले बोल रहे हैं बैठे तो खाली, 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तो आप अपने बॉडी को रिलैक्स तो दे रहे होंगे। जब तक रिलैक्स नहीं दोगे तब तक आपका काम नहीं बनने वाला। दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। जिम में जाते हो, पूरे हफ्ते जिम करते रहोगे तो बॉडी कभी नहीं बनने वाली। सोच रहे हो कि मछलियां फुला लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है? तो दोनों लड़के ध्यान दे लीजिए, जो आप अगर सोच रहे हैं जिम में जाएंगे मछलियां फुला लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। 7 के 7 दिन अगर एक्सरसाइज करोगे तो रेस्ट चाहिए बॉडी को। जब हमारे मसल्स ब्रेक होंगे, वो वापस से जुड़ेंगे, तब जाके आपकी मछलियां फूलेंगी। ओके, तो ऐसे ही रिवीजन करके रेस्ट करोगे तो आपको तब जाके दोबारा रिटेन कर पाओगे, वरना रिटेनिंग कैपेसिटी आपकी डाउन डाउन और डाउन होता जाएगी। ये इसीलिए डाउन हो रही है, इसीलिए आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हो इस समय पे। आपको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूं, और ज्यादा पढ़ लूं। कुछ नहीं होने वाला इससे। आराम से करो, हर काम
स्मूथ वे में करो। जितना स्मूथ अपने प्रिपरेशन कर रखोगे उतना स्मूथली आप निकलते जाओगे। हाथी निकल गया है, दुम रह गई है बस आपकी। पूरा तो आपने सिलेबस कवर कर दिया है, अब क्यों घबरा रहे हो? बस उसको स्मूथली रिवीजन करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, ऐसे ऐसे करके चलते, ठीक है। अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस मत दो कि आप और ज्यादा रिवीजन करने के पीछे। आराम करना बहुत जरूरी है। रात के बहुत ज्यादा रात में जागने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप आराम दोगे अपने आप को, लास्ट टाइम में उतना तेजी से काम कर पाओगे। अगर लास्ट टाइम में आपको थोड़ा ज्यादा भी काम करना पड़ा तो आप कर लोगे। असल में कुछ ऐसे होते हैं ना स्टूडेंट, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, लास्ट टाइम में सोचते हैं कि और ज्यादा पढ़ लें, पूरा जो भी थोड़ा बहुत समय मिला है हम थोड़ा सा लेटते हैं। हमें खुद ही ऐसा लगने लगता है यार मैं लेटा हूँ इस समय पे, या मैं लेटी हूँ आराम से, मेरा एग्जाम है कुछ दिन बाद। अरे आराम नहीं करोगे तो कैसे करके और दिमाग आपका ठीक होगा? दिमाग स्टेबल नहीं रह पाएगा। आप किसी अच्छे भले इंसान को 3 दिन जगा दो, उसको सोने मत दो, या फिर 4-4 घंटे बस उसको सोने को दो, और काम वो कर रहा है इतना सारा, चौथे दिन 5वें दिन वो असल में चिड़चिड़ा हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा वो पागल तक हो सकता है, उसकी मेंटल स्थिति एकदम खराब हो सकती है। तो यही चीज आपके साथ हो रही है। तो दिमाग है उसको आपको आराम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो रहा है। होता नहीं होता ऐसा? आप घर में किसी को देखना, कभी नींद अच्छी नहीं आए ना तो वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, रात भर अगर सो नहीं पाते हैं तो दिन भर वो परेशान करते हैं अपनी मम्मी को, रोते रहते हैं, पै 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 पै। क्यों? नींद की वजह से हमारा दिमाग शांत रहता है। और आप ये खुद अनुभव करोगे, जिस दिन आप रात में अच्छा सोते हो, आराम करते हो, उस दिन सुबह सुबह फ्रेश फील करते हो। करते हो नहीं करते हो? अब जिनके साथ जो नहीं सो पा, जो जिनको स्ट्रेस हो रहा है, जो पढ़ने में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, अब आप मुझे बताओ कि क्या आप सो रहे हो ठीक से कम 7 से 8 घंटे सो। 7 से 8 घंटा अपना सो आराम से। कोई इसमें ऐसा नहीं कि आप गुनाह कर रहे हो। सुबह इतना पढ़ रहे हो, दोपहर में पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, सोओगे नहीं तो कैसे करके पढ़ोगे? दोबारा कैसे पढ़ोगे? इसलिए स्ट्रेस होगा। कोई भी जरा सी बात बोलेगा, चिड़चिड़ाहट होगी, समझ में नहीं आएगा। चिड़चिड़ाहट होगी, दिमाग आपका फ्रेश नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा, फोकस नहीं कर पाओगे। आपको लगने लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा या नहीं कर पाऊंगा। यही तो हाल होगा। तो इसके पीछे साइकोलॉजी है, क्यूमुलेटिव कॉजेशन। एक काम दूसरे काम को प्रभावित कर रहा है, दूसरा काम आपके अगले काम को प्रभावित कर रहा है। सब किसकी वजह से हो रहा है? कि आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, आराम नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दे रहे हो। रिवीजन भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी भूल जा रहे हो। आता हुआ क्वेश्चन भी भूल जा रहा है, याद नहीं आ रहा है कि असल में था क्या। क्यों? क्योंकि दिमाग दूसरी जगह भी बटा हुआ है। और एक दिन जरा सो के देखना आराम से, अगला दिन ऐसा फ्रेश लगता है कि आज तो मैं सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगा। होता या नहीं होता बताओ? आपके स्ट्रेस का कारण ये है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए अपने दिमाग को मैं आपसे कहूंगा कि आराम दो। सुबह आराम करते हो सुबह आराम करो, दोपहर में करते हो करो, लेकिन आपका शेड्यूल ठीक हो जाना चाहिए। जिस समय पर एग्जाम होने वाला है उसी शेड्यूल में आपको पेपर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो आप सिलेबस कंप्लीट। जितना सिलेबस है उतने सिलेबस को अपने करो। देखो अगर होना होगा तो हो जाएगा। होना होगा का मतलब क्या है? कि ये तो निश्चित है। किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज भी आया था कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरा एग्जाम कैसे होगा? देखो, ये ऐसी बात है, मैं आपको एक बात बताऊं, एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई तुक्का है। एग्जाम में एक तुरंत स्ट्रेटेजी चाहिए कि आपको 70% कम से कम होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में लाना पड़ेगा ओवरऑल, है ना। 66% आपको ओबीसी में लाना पड़ेगा। 63% आपको करीब एससी में लाना पड़ेगा जेआरएफ के लिए। एसटी में 60%, ये आपको लेकर के आना पड़ेगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 4 दिन में पढ़ के, जो 6 महीने में नहीं हुआ था 4 दिन में पढ़ के और एग्जाम दे दो। नहीं। इसलिए अपने दिमाग को परेशान करने से अच्छा है जितना पढ़ा है बस उसको पढ़ो। सोचो मत कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है। जिसने ये मुझे मैसेज किया था, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, और बाकी जिनका भी ऐसा है, इससे नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी एक रिक्वायरमेंट है। जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। ये तो आपको इतना लाना पड़ेगा, अगर आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी एससी एसटी में, इतना लाना पड़ेगा ना। ये तो मजाक नहीं है। तो
इससे अच्छा है अपने दिमाग को ज्यादा परेशान करने से आप जितना पढ़ लिया है उसको पढ़ो। ये सोचो दिमाग में कि हाँ मैं अपना 100% दे के आऊंगी, ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरा 100% है इस बार का। हो जाएगा तो वो तो भगवान की कृपा है, हो गया इतने में है ना। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैंने अपना 100% अभी नहीं दिया है, पता है ना आपको। और आप सोच रहे हो कि मैं 50% करके सिलेबस को मेरा 100% रिजल्ट आ जाए, क्या ऐसा हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जाम में कितनी मेहनत करी थी और उसका कितना आउटपुट मिला है। आप 100 रुपए की चीज देके, 100 रुपए देके क्या 200 रुपए का सामान लेके आ जाओगे? बताओ मुझे। दुकान जाओ, 100 रुपए दो दुकानदार को और 200 रुपए का सामान लेके आ जाओगे? मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो। क्या लेके आ जाओगे? नहीं लाओगे ना, मार के भगाएगा। ये पागल बना रहे हो दिन दिन दहाड़े। तो ऐसे ही आपने जब 50% सिलेबस कवर किया है तो आप उससे एग्जाम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मुझे 100% रिजल्ट दे दे, मुझे JRF दे दे? क्या वो आपको दे देगा? नहीं देगा। तो एक्सपेक्टेशन भी मत करो। एक्सपेक्टेशन तब करो जबकि आपने किया है उतना, जितना किया है उतनी एक्सपेक्टेशन करो। 50% सिलेबस कवर किया है, 50% की लालसा रखो। 100% सिलेबस कवर किया है, 100% की एक्सपेक्टेशन करो। तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वरना दिमाग अपने आप को कोसता रहेगा। इस तरह भी तो सोचो कि कितनी मेहनत लगाई थी, जितनी मेहनत लगाई उतना रिजल्ट मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या रोना धोना है। हाँ इस बार नहीं लगा पाए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अगली बार में वो प्रॉब्लम्स नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगा। कैसे भी करके जी जान लगा के अगली बार करना है। ये उनके लिए है जिनका सिलेबस नहीं हुआ है कंप्लीट। बाकी जो प्लस पर मेरे साथ है, मैं जिनको जानता हूँ उनका हुआ है, वो ये बात मत सोचना कि अपने आप को जबरदस्ती सोच रहे हैं कि अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपने कवर किया है, आपको रिवीजन करना है पूरा, और आपका इस बार नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके बीच में आप भी खड़े हैं। ठीक है। और ये वाले सोचिए आप मुझे, मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहूंगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब नाव जल में छोड़ दी, ये सॉरी, ये जो तट पर बैठे बैठे, मैंने एक बार बोला भी था, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना लगे हाथ तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जो जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। आप रत्न खोजने जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगाई, आपको हाथ कुछ नहीं आया, तो आप क्या हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे? सोचो कि अभी डुबकी अधूरी है, मैंने पूरी तरीके से लगाई नहीं है, 50% किया है, और लगाना जरूरी है। तब जाके आपको मिलेगा रत्न, और उसके लिए स्टेप लेना जरूरी है। समझ रहे हैं बात? इस बात को समझ में रखो। पेपर वन में कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर वन में कुछ नहीं आता होगा। अभी मैं पूछूंगा तो कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना। कुछ किसी को ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नहीं आता, आता है। जितना आता है उसको बस प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, नया मत पढ़ो इस समय पे। चाहे सिलेबस कितना भी है, उसको नया मत पढ़ो, बस रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ये रिवीजन और प्रैक्टिस ही है जो आपकी नैया पार लगाएगा, और कुछ नहीं। समझ रहे हैं बात या नहीं समझे? और अब इस टाइम पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक चीज ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन पहले पूरा ध्यान से पढ़ो, समय आपके पास इनफ होता है। अच्छी बात है, देखो मान लिया है, बहुत अच्छी बात है। और ये सोच के चलना चाहिए पॉजिटिव साइड, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ है पूरा सिलेबस कंप्लीट, वो भी नेगेटिव ना सोचे, वो भी बस इतना सोचे मैंने जितना किया है उसके हिसाब से मेरा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने केवल 5 यूनिट पढ़ी थी, 5 यूनिट आपने पढ़ी, और वो जो 5 यूनिट थी, मान लीजिए जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट और थॉट, ये 5 यूनिट आपने पढ़ लिए हैं। इन 5 यूनिट से जो सवाल आए आपने उनको कर दिया, एक भी गलत नहीं हुआ, या एक आध गलत हो गया, 2 गलत हो गए मान लो। जितने भी सवाल इन यूनिट से आए, ये आपने पढ़ी थी, उनको आपने सब सवाल सॉल्व कर दिए, और 2 सवाल महज गलत हो गए, तो आप क्या कहोगे? लेकिन आपका एग्जाम नहीं होगा इनसे, जाहिर सी बात है एग्जाम नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे मेरा एग्जाम अच्छा गया है। क्यों अच्छा गया है? क्योंकि हाँ आपने पढ़ाई इस लेवल की है, या इस तरीके से आपका टेम्परामेंट है कि आप जो पढ़ते हो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है, अच्छा हो। तो आप क्या कहोगे? मुस्कुराओगे, हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है।
सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे कह रहा है कि इसका एग्जाम अच्छा है, अच्छा गया, ये तो इसको रह गया, इसका नहीं हो पाया। वो आपको पता है कि क्यों आपका एग्जाम अच्छा गया है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपका जो डायरेक्शन है वो एकदम ठीक है, एकदम तैयार है। बस बाकी यूनिट को पढ़ने की देर है। जैसे ही उनको पढ़ लोगे, क्योंकि आपका टेम्परामेंट तो वैसे ही अच्छा है, जो पढ़ते हो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि पढ़ने का तरीका होता है। तो जैसे ही उन 5 यूनिट को पढ़ा, आपका एग्जाम हो गया, इसलिए आप खुश हो रहे हो। जो चीज मिल गई है उसको पाके खुश हो जाओ कि हाँ, मान लो कि आपने 5 यूनिट पढ़ी और इनमें से एक भी सवाल आपका नहीं फंसा, तो इसका मतलब है आपका तरीका गलत है ना। एक तो एग्जाम नहीं हुआ, ऊपर से तरीका भी गलत, तो क्या कुछ भी नहीं मिला। दुखी होने का तो फिर बात ही है कि टाइम भी आपने 6 महीना इन्वेस्ट किया इनमें, या 3 महीना, जितना भी इन्वेस्ट किया, और मिला भी कुछ नहीं, तो तब दुखी होने की बात है। लेकिन आपने 5 यूनिट पढ़ी थी, उन 5 यूनिट में आप अच्छा परफॉर्म करके आए, ताबड़तोड़ एकदम। जिसका एग्जाम हो गया है ना, उसको भी उन सवालों का जवाब नहीं पता था जिन सवालों का जवाब आपने इन 5 यूनिट में से दे दिया है। समझ रहे हो? उसका 10 को मिला के हुआ है ये नेट। आपको उन सवालों का भी जवाब पता था जो इसको नहीं पता था, अपने यूनिट में से जो आपने प्रिपेयर किए हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए सोचने का, ये पॉजिटिव अप्रोच है। रो मत। अब जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करके उसको सॉल्व करोगे? मान लो कार्टोग्राफी का आपको सिलेबस ही नहीं पता, आप सोच रहे हो कि मेरे तो होते ही नहीं है सवाल सॉल्व, कैसे करके होंगे, रो रहे हैं। रोने से कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, आपने किया नहीं तो जब करोगे हो जाएगा। ऐसा क्या है? तो थोड़ी ना है कार्टोग्राफी, तो रॉकेट साइंस है कि आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़े। इस दुनिया में सबसे टफ सिलेबस जो सब्जेक्ट माना जाता है कि रॉकेट साइंस है, इसलिए बोलते हैं कि रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाओ आ जाएगा, उसमें क्या है। क्यों अपने दिमाग को इतना घबराहट देनी है? ठीक है। और जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो, मैं आपसे सजेशन दूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसका इंस्ट्रक्शन। कभी छोटे छोटे शब्दों की वजह से आंसर हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन सफल हो सकते हैं। ऑप्शन का कोड ध्यान से पढ़ो। बी ऑप्शन है लेकिन वो कोड 3 में है, सी ऑप्शन है लेकिन कोड 4 में है, ऐसा हो सकता है। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरी चीज, जब भी किसी ऑप्शन का सवाल देते हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने यही वाला आंसर क्यों लगाया है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, डी ऑप्शन लगा दिया, क्यों लगा रहे हो? सोचो उसी समय पर, मैं क्यों लगा रहा हूँ ये आंसर। अगर आपने सोचा और आपको जवाब नहीं मिला, इसका मतलब है कि गलत हो सकता है, पूरी संभावना है गलत हो सकता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कि मैं ऑप्शन क्यों लगा रहा हूँ, सही हो सकता है। एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करोगे तब भी सही हो सकता है कि हाँ, इनमें से ये वाला नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है कि हो सकता है। हो गया, अच्छी बात है। आपने अपना इंट्यूशन तो इस्तेमाल किया, अपना दिमाग इस्तेमाल किया। ऐसे करके इस्तेमाल करो। हाँ, सेकंड लगा लेते हैं, ऐसा होता है तो इसीलिए होता है। अब जो सेकंड आप लगा रहे हो, सोचो कि आपको लगता है कि यही इसका आंसर होगा, क्यों लग रहा है आपको उसका आंसर होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसोलेशन मिलता है। इक्वेटर पर पूरे विश्व का सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है। ए सही है, बी गलत है, सी दोनों सही है, डी दोनों में से कोई सही नहीं है, ए बी में से कोई सही नहीं। अब आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन लगाओगे और क्यों लगाओगे? दोनों सही है, सही भी है गलत भी है। ए सही है, बी गलत है, सी, ये ए और बी दोनों सही है, डी ए और बी दोनों गलत है। गलत है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। अब आप बताओ मुझे, ये कैसे करके हुआ आपका? क्योंकि आपको यही फैक्ट पता था। इसमें किसकी कमी है? रिवीजन की कमी है। आपका दिमाग ने सोचा कि हाँ, इंसुलेशन तो यहीं पे ज्यादा गर्मी होती है, यहीं पे इंसुलेशन ज्यादा मिलती है, यहाँ गर्मी होती होगी, इसमें रिवीजन करो। तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं, यहाँ पर होती है। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए था कि नहीं, गर्मी यहाँ कैसे, यहाँ तो सबसे ज्यादा गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है, कैप्रिकॉर्न पर होती है। तो ये रिवीजन के लिए है।
समझ रहे हैं बात? जब तक आपको फैक्ट पता नहीं होंगे तब तक आप कॉन्सेप्ट वाले सवाल पे सोच नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट वाले सवालों को सही करने के लिए जरूरी है कि आपको रिवीजन होना चाहिए। और जब भी ऐसा सवाल लगे कि आता है और उसके बाद और सोच रहे हैं और सोच रहे हैं, देखो सवाल दो तरीके के होते हैं। एक, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है ना? अगर आता है इसका मतलब है कि आप तुरंत लगा दोगे कि हाँ ये वाला ऑप्शन, उसमें सोचना पड़ेगा ही नहीं। यही तो बात होगी। मान लीजिए आपको पता है, ये पूछ रहा है आपसे यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, एक रूपतावाद, किसने दिया है कॉन्सेप्ट? आता है। किसने दिया? जेम्स चट्टन ने दिया। इसमें सोचना पड़ा आपको? क्या इसमें सोचना पड़ा? नहीं सोचना पड़ा, जेम्स चट्टन है। ऐसा सवाल पूछ लिया जो नहीं आता है, अब इसमें जेम्स चट्टन में आप सोचने लग जाओ, क्या होगा? कहीं इतना आसान सवाल तो नहीं पूछ सकते हैं, कहीं हमें घुमा रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, हमारे साजिश कर रहे हैं। सोचा और सोचने के बाद लगा दिया क्या? चार्ल्स लेल या विलियम मॉरिस डेविस, ये लगा दिया। क्योंकि अपनी जो बुद्धिशीलता का परिचय देते हुए ये लगा दिया। एक बात आपको बताऊं कि आपने इतना सिलेबस पढ़ा है, जिसने अगर सिलेबस ठीक से कवर किया है तो वो 80 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकता है, कि ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि इतना सिलेबस पढ़ने के बाद आपको इतना नॉलेज होता है जितना आपको पता नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आपको पता नहीं कि आपको कितना नॉलेज है। जैसे हनुमान भगवान को पता नहीं था ना कि उनके पास कितनी पावर है, उन्होंने मटकी पकड़ी और फोड़ दी, उन्हें पता ही नहीं कि कैसे फूट गई, मेरे अंदर इतनी शक्ति है। उनको श्राप दे दिया ऋषि ने कि जाओ तो अपनी शक्ति को भूल जाओगे। बाद में तो उनको याद आया। ऐसे आपको पता नहीं कि आपको कितना नॉलेज है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो आपको पता है ना नॉलेज, उसको अप्लाई करो। अगर आपने ये पढ़ा है, इसका ये वाला आपका दिमाग आपको इंट्यूशन देता है। जैसे बोलता है ना कि ए ऑप्शन है, तुरंत उसको पकड़ लो, हाँ यही वाला है, बाकी मत सोचो, लगा दो, तुरंत लगा दो। और ये इंट्यूशन तब आता है जब आपने एक्सपोजर, आपका जितना लेवल बड़ा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस करो। और ये इंट्यूशन को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ये प्रैक्टिस से आती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती मतलब हर कोई नहीं कर सकता इसको बिना प्रैक्टिस के। आप प्रैक्टिस करोगे तो डेवलप कर सकते हो, ये डेवलपेबल है। डेवलप किया जा सकता है। कैसे? प्रैक्टिस से। इसको पकड़ में आना चाहिए। आप जब बहुत सारे पेपर सॉल्व करोगे तब आपकी पकड़ में आएगी कि हाँ मेरा इंट्यूशन कैसे करके काम करता है। तुरंत आपका क्लिक कर रहा है कि बी ऑप्शन है, तुरंत लगा दो बिना सोचे। बाद में चेक करो, हाँ सही है। जो जो आपने इंट्यूशन के बेस पे लगाए हैं उनको सर्कल कर दो, देखो इनमें से कितने सही हो रहे हैं। आपका इंट्यूशन 5 में, ये 7 में से 4 का है, बढ़िया है एकदम, इसके साथ जाओ। और आपका इंट्यूशन 6 में से 2 का होता है, गलत है, मत जाओ उसके साथ। ऐसे करके चेक करो कि आपका इंट्यूशन सही होता है या नहीं होता है। अगर आपका एक्सपोजर लेवल अच्छा होगा तो ये ठीक काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास से कुछ समझ में आया होगा। देखो, अपने दिमाग को बर्डन नहीं देना है। एग्जाम आपका इतने परसेंट पे ही होगा, लेकिन जितना पढ़ा है उस पर भरोसा रखो। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन ही करो। घर के काम काज छोड़ दो और अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाओ। नोट्स मेकिंग छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला उससे। लेकिन कोई नया पेपर मिले, नया क्वेश्चन मिले, मैं क्या करता था देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मेरा लास्ट टाइम चल रहा था ना, जैसे आपका टाइम चल रहा है अभी, मेरा लास्ट टाइम नहीं मतलब मेरे एग्जाम नजदीक था। तो जब ये काम करता था मैं, तो मैं क्या करता था, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो, ऐसा होता है ना कि आते हुए गलत हो जाता है, तो ये काम करो अपना जरूर। देखो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको? मैंने क्वेश्चन इसलिए डिलीट नहीं किया है, ये तब से मेरे फोन में देखो अभी तक है। क्वेश्चन दिख रहे हैं? ये वो क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आता था उस समय पे। कहाँ चला गया? ये वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे मैंने फोल्डर बनाया हुआ है पूरा।
ये पूरा फोल्डर बनाया हुआ है ऐसे, जो जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे मैं उनको एक फोल्डर में अलग कर देता, नोट करने का, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो ज्योग्राफी मटेरियल के नाम से मैंने उसको अलग से एक फोल्डर बनाया हुआ है। जो चीज मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उसको बस और ज्यादा उस पर सर्च करने के बजाय ऐसे ही उसको एक साथ सेग्रीगेट कर देता था। क्या करता था फिर, जब भी रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे इस फोल्डर को भी रिवीजन करना है, ठीक है। तो जब भी मैं रिवीजन कर रहा हूँ तो मैं इस फोल्डर का भी रिवीजन करूंगा, क्योंकि वो आया है एग्जाम में और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है और मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ या मैं उसके बारे में ढूंढ पाऊँ और उसके बारे में नोट्स बना पाऊँ। तो मैं उसको यहाँ पर बना दूंगा बस एक फोल्डर, रिवाइज करते कभी आ गया एग्जाम में, लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो क्या नुकसान जा रहा है, मैंने उस पर टाइम तो दिया नहीं ना। अगर आप इसमें टाइम दो, टाइम इन्वेस्ट करो इन सारे क्वेश्चन में, देखो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स में अपना टाइम दो और वो ना आए एग्जाम में तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। और अगर आपने टाइम नहीं दिया लेकिन बस इसको याद कर लिया है और कभी खाली समय में देख लिया इधर उधर थोड़ा, तो आपने टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, क्योंकि वो एज इट इज आ गया है। और टफ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, टफ क्वेश्चन अगर एज इट इज आ गया आपका बन जाएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो वैसे भी नहीं होने वाला था, ठीक है। तो ये अप्रोच अपना अपनाओ, एग्जाम को इस स्मूथ तरीके से देखोगे तो मैं समझता हूँ आपका आसान है, कर लोगे। और अपने आप को रेस्ट दो, सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ये जो अननोन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको ऐसे ही करना है। मैंने पूरा फॉर्मूला पूरा बना रखा था, करीब इसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम करते थे उस समय पे। अब तो मैं वो आपको कई बार समझा चुका हूँ, वही क्वेश्चन जो मुझे प्रॉब्लम करते थे उस समय पे। तो समय के साथ आ जाता है सब कुछ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक समय में सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती थी, लेकिन धीरे 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 करत करत अभ्यास कर जड़ मत हो सुजान, रसिर आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करते रहोगे आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए जरूरी है जेआरएफ, आपका जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है वो मैंने आपको पूरा तरीका बताया। तो प्लीज इन सभी पे फोकस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है इस क्लास से। रिवीजन उनको करना है जब भी आप अपना नोट्स उठा के रिवीजन कर रहे हो, इस फोल्डर को जरूर रिवीजन करना है, उसको नेग्लेक्ट मत करो कि लास्ट टाइम में करेंगे नहीं जब भी रिवीजन करना है इसको भी करना है, जब भी करना है इसको भी करना है। नोट्स नहीं बनाना है अभी, ना ही नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, जो है उसको पढ़ो बस, सिंपल। आराम करो भरपूर, मतलब इतना घंटा पढ़ने के बाद अगर आपने देखो अगर 6 और 3 9 घंटे अगर पढ़ लिया तो आप भरपूर आराम करो। अब आज के दिन के लिए आपका आराम बहुत है, आराम करो इसके बाद पूरा। हाँ इतना नहीं पढ़ा, कमी रह गई है तो उसको पूरा करके फिर आराम कर लो, लेकिन जितना आपका पढ़ना और रिवीजन करना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका रेस्ट करना। क्यों, क्योंकि पढ़ोगे और रिवीजन तो तभी करोगे ना अच्छे से जब रेस्ट होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये नहीं कर पाओगे। आप कहोगे अरे कैसे करके, आराम करना ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगा अगर आराम मत करो, करके दिखा दो मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस, होगा ही नहीं, जो आता है वो भी गलत हो जाएगा, फायदा क्या है फिर, क्यों जबरदस्ती पंगे ले रहे हो। जो नेचर ने एक तरीका बनाया हुआ है उससे पंगा मत लो, वरना ज्योग्राफी पढ़ोगे और ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आने वाले स्टूडेंट के लिए इतिहास बन जाओगे, देखो उसने भी ऐसे ही किया था, उसके साथ ऐसा हुआ, नहीं हुआ उसका। तो आपको अगर पढ़ते पढ़ते इतिहास बनना है ज्योग्राफी को तो कर लो, आपकी मर्जी। मैंने पहले डिस्क्लेमर लगा लिया, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम इवनिंग की क्लास में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज आपने कुछ, आपको कुछ दिमाग से हल्का लगा होगा, कुछ आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको, ठीक है। नहीं 1 बजे क्लास नहीं है, अब शाम को है। बिल्कुल बंद करो एकदम तुरंत, मैंने तो 1 महीना पहले ही बोल दिया आपको, आप अभी तक किए जा रहे हो। मैंने कहा चलो आपको बोल ही दूं स्पेसिफिक रूप से, और बिल्कुल बंद कर दो और उस टाइम में रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है।